नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है रविवार। आप जानते हैं, आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम ऐसे किसी व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं, जो समाज के लिए और ख़ास करके बहुजन के अधिकारों के लिए, उनके जीवन में उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए सतत संघर्षशील रहता है, उनको नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश करता है। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे बीच साथी रहते हैं, हम लोग उनके साथ काम करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, उनके वैचारिकी से परिचित, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में या उनके से विस्तार से परिचय उनसे नहीं हो पाया रहता है। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि अपने ही साथियों के बीच में, जो हमारे बीच अपना लगातार रहते हैं, उनके जीवन के अंदर झाँक के देखा जाए, उनके सामाजिक संदर्भों को देखा जाए, उनके पूरे उनके व्यक्तित्व से रूबरू हुआ जाए। ऐसे में आज हमारे साथ हैं हमारे बीच के साथी कामायनी जी। कामायनी स्वामी, आप लगातार 40 सालों से समाज में कार्यरत हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे। एक ये कामायनी जी, आपका हमारे इस सप्ताह के कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। हम चाहेंगे हम चाहेंगे कि शुरू में आप अपने व्यक्तिगत जीवन से, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, उससे परिचय कराएं। मेरा परिवार तो उत्तर प्रदेश से आता है, पर मेरा जन्म बिहार में हुआ था और कई साल वेस्ट यूपी और दिल्ली में रहने के बाद ऐसा संयोग बना कि मैं वापस बिहार आ गई और मेरी कर्मभूमि भी बिहार में है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आपको इतना प्रिविलेज है। मुझे तो ये एहसास नहीं था, पर धीरे धीरे जीवन ने सिखाया कि सचमुच कितना प्रिविलेज है। तो अब तो मुझे समझ आया कि एक पढ़े लिखे परिवार से आना, पिताजी का सैलरीड जॉब में होना, देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में बिना बहुत मेहनत के और बिना एक बहुत प्रतिभा के जगह मिलना और वहाँ से सीख पाना, और फिर वो सब सीख भूल पाना बाहर निकलकर असल दुनिया में, ये सब मेरी प्रिविलेज शायद थी और वो अब समझ आती है, पर उस समय नहीं समझ आती। जी कामायनी जी, आप जरा सा उस अपने उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से परिचय कराएंगी। आपके पिताजी कहाँ के थे, आपका मूल गांव या शहर कहाँ रहा है, आप कहाँ पैदा हुई? हाँ, तो मतलब मूल यही है। माँ पापा दोनों हाथरस और मेरठ से उनके परिवार आते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो इलाहाबाद और गोरखपुर इस तरफ वो बड़े हुए, तो ये मतलब ये उनका रोजमर्रा का इंटरेक्शन था। जिस कॉन्टेक्स्ट से वो आ रहे थे। हम 10 साल के थे तब दिल्ली आ गए, पिताजी की वहाँ एक पोस्टिंग हुई और उसके बाद मोटा मोटी वहीं से आते जाते रहे। जैसा मैंने कहा कि वो बिना बहुत मेहनत किए, क्योंकि दिल्ली में थे तो दिल्ली के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पीढ़ियों से पढ़ लिख रहे हैं, मतलब 3 पीढ़ियों से लोगों के पास नौकरियां रही हैं कोई ना कोई तरह से। गांव सबके हैं, पर सच बताऊं तो मुझे तो अपना माँ के गांव और पिताजी के गांव का कोई याद भी नहीं है, शहरों की ही याद है। छुट्टियों में नाना नानी के घर लखनऊ गए, बाबा दादी के घर इलाहाबाद जाते थे, चाचा चाची मौसा मौसी जो जिन शहरों में होते थे या उनकी पोस्टिंग जहाँ होती थी तो वहाँ जाते थे। छुट्टियों पे जाते थे कहीं कहीं देश भर में, तो यही था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी से? शिक्षा यही थी, बीए किए थे दिल्ली से। प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी में कहाँ एडमिशन हुआ? वो रेलवे कॉलोनी के कोई स्कूल से शुरू हुआ होगा और फिर 2-3 स्कूल, हर साल स्कूल बदलते रहे। फिर जब चौथी क्लास में आए तो दिल्ली आए और दिल्ली में हमें सरदार पटेल विद्यालय में मौका मिला पढ़ने का। तो और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गेम चेंजर था, क्योंकि वो एकदम नए विचार, नए तरीके दुनिया देखने के,
गांधी जी से परिचय, बहुत सारी भाषाओं से परिचय। तो मतलब सिर्फ ये मीनिंग नहीं रखता था कि हमारा परिवार उत्तर प्रदेश से आता है, हम वहाँ की जो संस्कृति है, मुझे ऐसा लगने लगा कि देश की संस्कृति हमारी संस्कृति है, एक मिली जुली संस्कृति। तो ये प्रारंभिक शिक्षा थी। स्कूल ने कभी निकाला नहीं, तो 12वीं तक वहीं पढ़ते रहे। अच्छा, प्रारंभिक दिनों में आपका स्कूल का आपका अनूठा रहा है। और ये स्कूल के दिनों में आप कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ी होंगी, कोई अध्यापक आपके होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे लगे हों और आपके जीवन पर प्रभाव डाले हों, आपके आपके जीवन दर्शन पर प्रभावित किए हों। तो 10 साल की उम्र तक, जब तक हम दिल्ली नहीं आए, हमारे दिमाग में ये बहुत बढ़िया सेटिंग हो गई थी कि भाई चुप रहना और क्लास में सवाल नहीं पूछना, ये एक अच्छी लड़की के गुण होते हैं। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया था। मैं क्लास में बिल्कुल नहीं बोलती थी, मेरे दिमाग में सवाल आते भी शायद नहीं थे, क्योंकि मुझे कोई याद नहीं है कि, और ये मुझे ध्यान भी नहीं जाता कभी। मतलब मैं उस गुड गर्ल सिंड्रोम में पूरा जीवन बिता सकती थी, पर चांस ऐसा हुआ कि दिल्ली आ गए। माँ पापा को शायद बहुत आइडिया नहीं था कि अच्छा स्कूल क्या होता है, तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि ये एसपीवी बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ अगर बच्चे चले जाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो वहां से मुझे याद है कि पहली जब पेरेंट्स टीचर्स मीट हुई, तो उन्होंने माँ पापा से ये कहा कि कुछ ठीक नहीं है, वो सवाल नहीं पूछती क्लास में, कभी हाथ नहीं उठाती है, उसके दोस्त नहीं है, वो कभी मस्ती नहीं कर रही होती है। तो और अभी तो देखकर मैं उस बच्ची को पहचानती नहीं हूँ, मगर अब समझ आता है कि हाँ, वो बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कही, क्योंकि जिंदगी तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थी और शिक्षा तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थी। तो अगर मैं वहां बस एक अच्छी प्यारी गुड़िया बन के बैठी हूँ तो वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। तो प्रारंभिक मुझे ये सब ध्यान है। किताबों में मुझे याद है कि बहुत मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, मेरे भाई को बहुत पढ़ने का शौक था, मैं थोड़ा खेलने का शौक था, तो मेरा सारा समय खेलने में जाता था। माँ कहती है कि बहुत छोटी उम्र से गेंद लेके निकल जाना या दोस्तों के संग निकल जाना, खेलना मतलब खेलते रहना, अगर बाहर नहीं खेल सकते, बहुत गर्मी है और बाहर जाने से रोक दिया, तो घर में कोई बोर्ड गेम खेलना है, भाई के पीछे पड़ना है कि तुम मेरे संग खेलो। तो खेलना मेरे जीवन का ये रहता था। मगर किताबों में मुझे ये जरूर याद है कि जब पहली बार एक लाइब्रेरी खुली हमारे जूनियर स्कूल में, सीढ़ी के नीचे ही कुछ रैक लगा के किताबें लगाई गई और हमें वहां ले जाया गया। मतलब मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे बिल्कुल याद नहीं, पर मुझे लगा अरे वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें पता चल रही हैं, कोई कहानी सुना दी होगी टीचर ने, ऐसा कुछ कुछ। स्कूली शिक्षा में तो बहुत टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया। मतलब मुझे लगता है कि हर साल मुझे 2-3 टीचर लगते थे कि अरे वाह, क्या तरीका है, क्या बात इन्होंने कही है और कितनी आसानी से मुझे समझ आ रहा है, साइंस के, सोशल स्टडीज के। मगर चौथी क्लास में मौलश्री मैम थी, वो अंग्रेजी पढ़ाती थी, मौलश्री हाशमी, सफदर हाशमी की वाइफ। मुझे लगता है उन्होंने बहुत असर डाला मेरे दिमाग पे। और सफदर हाशमी की जो डेथ हुई, उन्हें जब मारा गया दिल्ली में, उसके बाद भी मौलश्री मैम आती रही स्कूल, और एक स्ट्रीट प्ले हुआ था उस साल हमारे स्कूल में। तो ये सब चीजें मुझे काफी प्रभावित की, मतलब कॉन्शियसली नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी मेमोरीज बहुत ज्यादा नहीं थी। ये तो बाद में जब मैंने चीजों को कनेक्ट करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि अच्छा वो बड़े इंस्पायरिंग थे, उनकी ये कविता, तो मुझे लगा रही ये तो बचपन की एक मेमोरी है मेरी, मतलब एक व्यक्तिगत मेमोरी की तरह मैं इसको होल्ड करें। 8वीं क्लास में आकर के मुझे याद है कि बीना मैम से परिचय हो, वो भी अंग्रेजी की टीचर थी। और तब तक मेरी अंग्रेजी बहुत ठीक नहीं थी। मतलब एक तो ये था कि घर में बहुत अंग्रेजी का बोलचाल नहीं था, हमारा स्कूल चौथी तक हिंदी मीडियम होता था, तो हिंदी आसानी से, स्कूल के माहौल में भी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई हिंदी स्पीकिंग हो तो बढ़िया, हिंदी में बोलते हो। तो मुझे याद है कि वो थोड़ा सा, मतलब रिपोर्ट कार्ड वगैरह मैंने एक कुछ साल पहले निकाल के देखे थे, अपने माँ रखती है सब सहेज के, तो उसमें वो सब है कि थोड़ा और मेहनत करे, थोड़ा बेहतर करे। तो मगर ये टीचर्स अंग्रेजी के थे और ये बहुत इंस्पायर किए। बीना मैम बहुत अलग तरह की थी, बड़ी इंडिपेंडेंट महिला, वो है, अभी भी मेरा संपर्क भी है, मगर वो बिल्कुल नई चीज लेकर आ जाएंगी। वो बहुत बहुत फिल्म दिखा दी उन्होंने एक बार हम लोग को 8वीं 9वीं में, जो उस समय की काफी मतलब चर्चित फिल्म थी। मगर अब मैं उसको देख रही थी, मैं सोच रही थी अरे वाह, इतना ऐसा कंटेंट लेकर बच्चों के बीच में चले जाना, टीनेज बच्चों के बीच में। तो सेंट ऑफ अ वुमन करके फिल्म थी वो।
और वो अंग्रेजी क्लास का हिस्सा थी उनकी। तो बहुत इनोवेटिव तरह से जिन टीचर्स ने, मुझे लगता है, क्लासरूम को असल दुनिया से जोड़ दिया और क्लासरूम के बाहर कहा कि तुम सीख सकते हो, सोच सकते हो, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। अच्छा कामिनी, ये इतनी चुपचाप सन्नाटे में रहने वाली लड़की, और एक तरीके से तो असामाजिक कहा जाएगा, किसी से मित्रता नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, और फिर एकाएक समाज के बीच इतना घुल मिल करके और बिल्कुल डाउन टू अर्थ महिलाओं के बीच में, आदमियों के बीच में कैसे चली गई? तो मुझे कुछ कुछ मेमोरीज है, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है सेंसिटिव रहे होंगे, हो सकता है परिवेश भी ऐसा था। तो मुझे लगता है कि जब मैं दिल्ली आई, जैसे, तो दिल्ली आने तक मेरा गरीबी से कोई बहुत रूबरू वास्ता नहीं था। मतलब अपने चारों तरफ ठीक है, लोगों के पास कम ज्यादा होता था, पर सबके पास भरपूर होता था। किसी भी कॉलोनी में आप सोच सकते हैं, चाहे वो सरकारी कोई भी कॉलोनी हो, आप उसके अंदर सब कुछ है आपके पास। तो कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी के पास खाने को नहीं है, या कोई अगर आपके घर में भी काम करने आ रहा है तो बहुत इज्जत से, तो डिग्निटी बहुत अज्यूम थी मेरी लाइफ में। पर जब मैं दिल्ली आई तो मतलब वो मैं हरदम सुनाती हूँ कि मेरे लिए तो वो निर्लाज में आइसक्रीम बहुत स्पेशल चीज होती थी। वीकेंड पे माँ पापा ले जाते थे, और समय दिल्ली में निर्लाज का बड़ा फैड था, तो वो ले जाते थे, हम लोग वॉक करके जाते थे, आइसक्रीम खा के घर आते थे। पर पता नहीं वो कभी बहुत जची, और मैं हरदम सोचती थी बड़ी बढ़िया है। आज भी पूछते हैं तो मैं कहती हूँ आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। मगर वो बच्चे बच्चियां जो वहां मांगते रहते थे, और वो हम उम्र होते थे, वो उतने ही बड़े लड़के लड़कियां थे, वो मांग रहे होते थे। उनको कोई कोई आइसक्रीम लिया, उसको पसंद नहीं आया, उसने उन बच्ची को दे दिया, फिर उसने इतने शौक और चाव से खाया। तो ये मुझे बहुत परेशान करता था घर में। मुझे लगता था कि और मतलब थोड़े हल्केपन में कह रही हूँ, बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, पर मैं कह रही हूँ कि ये पुरुषों का एक पूरा वर्चस्व होता था राजनीति पर, और वो लगातार चर्चाएं, मतलब घंटों घंटों, देश में भ्रष्टाचार है, देश की बड़ी बुरी हालत है और कुछ नहीं हो सकता। मतलब अंत कंक्लूजन उस परिवार का होता था कि कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे वो कभी सूट नहीं करता था। मुझे लगता था हाँ, हो सकता है, चीजें बदल सकती, मतलब ये मेरा शायद नैसर्गिक वो है, और वो शायद इंसान का ही है कि इंसान, जो बर्तोल ब्रेख्ट की कविता है ना कि हर चीज बदलती है अपनी आखिरी सांस के साथ, या मतलब आप अंत तक चीजें बदलती ही रहती है। तो वो मेरा बड़ा कन्विक्शन हो गया था। मुझे लगता था कि ये चीजें सब बदल सकती हैं। तो जब पहली बार मुझे याद है, हम लोग साइकिल से स्कूल आते जाते थे, तो मेरा एक बड़ा भाई है, हम दोनों साइकिल से आते जाते थे दिल्ली में। तो वो एक बार लौटा और उसने कहा कि क्लास में, मुझे एग्जैक्टली क्लास याद नहीं है, पर 9th-10th की बात होगी, या वो 10th में था, एग्जैक्टली याद नहीं है। उसने कहा कि आज क्लास में एक मीता पाटकर आई थी। मैंने कहा अच्छा बढ़िया। तो वो बहुत ऐसी चीजें शेयर करता था, और मुझे याद है उस समय वो नाम मेरे दिमाग में रह गया। और उसने कहा कि उन्होंने कुछ तो बांध के बारे में बात की, और ऐसे कुछ कुछ उसने बताया, क्या बताया ये भी मुझे याद नहीं, पर ये फिर एक मेमोरी बन गई कि अच्छा वो आई थी और उन्होंने कुछ कहा। तो हमको लगता है कि वो सब शायद जुड़ता गया। और जब हम बीए कर रहे थे, तो भी हम काफी खोजते थे। जैसे हम साइंस पढ़ गए, हमको साइंस अच्छा से, मतलब क्या कहे, बस मार्क्स मार्क्स लेना हमको हरदम से आता था। और वो कैसे था, और वो इससे भी आता है, प्रिविलेज से आता है, पीढ़ियों से पढ़ते आ रहे थे। कई मतलब घर में इतने साइंस पढ़ने वाले थे, हमने भी साइंस पढ़ा। तो हम कोई भी मोल्ड ब्रेक नहीं कर रहे थे 12वीं तक। स्कूल में मुझे नहीं याद मैंने कोई भी मोल्ड ब्रेक किया, बल्कि मेरे भाई ने कर दिया, क्योंकि उसने 11वीं में आर्ट्स ले लिया। वो बहुत बड़ा हंगामा हो गया कि कोई मेरे परिवार में, स्कूल में नहीं, स्कूल ने तो अप्रिशिएट किया कि भाई कोई अच्छा पढ़ने में साइंस छोड़ के आर्ट्स क्यों लेगा। और मेरी बारी आई तो मैंने कहा मुझे तो साइंस ही ठीक लगता है, मुझे तो यही पढ़ना है। पर 12वीं के बाद एक बदलाव आया, मैंने बीए किया, जबकि ऑप्शंस थे और चीजें प्योर साइंसेस परस्यू करने की। पर उस बार पहली बार भाई ने भी बहुत मदद की, परिवार ने भी बहुत मदद की, सोचने के लिए कहा कि तुम्हारा मन किस में लगता है, मार्क्स आते हैं वो डिसाइड मत करो। तो फिर मैंने थोड़ा सोच समझ के ऐसे बीए साइकोलॉजी में तय किया, उसमें परिवार का सपोर्ट रहा। उस दौरान भी कुछ बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिन्होंने फिर वही, उन्होंने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, समाज के बारे में इंट्रोड्यूस किया। उस दौरान मैंने क्राई में वॉलंटियर करना शुरू किया, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। तो मैं कॉलेज में एनएसओ में थी, नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं एनएसएस में भी नहीं थी। मगर बाहर में क्राई के संग थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया कि जाकर देखें। और मुझे लगता था वो तो समाज का काम है, मतलब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एनएसएस एनएसओ एनएसएस के थ्रू क्यों करेंगे, वो तो हम जो पसंद है वो करेंगे, और बाहर हम कुछ कुछ करते रहेंगे। तो बच्चों के संग पूरा रुझान रहा।
पर क्या कहना चाह रही थी मैं भूल भी गई। हाँ, तो ये सामाजिक संदर्भों में आपकी पढ़ाई और आगे कहाँ आप हाँ, विशुद्ध रूप से आपने पूछा था कि मतलब वो क्यों कैसे वो चेंज आया। तो मुझे लगता है बीए के बाद जब हम टिस गए सोशल वर्क करने, तो हमको कनेक्शन समझ आने लगे। फिर ये नहीं कि मेरा परिवार ऐसे सोचता है, मैं ऐसे सोचती हूँ, फिर वो लार्जर जो कंटेक्स्ट है कि अच्छा पितृसत्ता है इसलिए ये चीजें मुझे दिखती थी, या इसलिए सिर्फ पुरुषों की चर्चा थी राजनीति। तो इस तरह की चीजें जब सेट होने लगी और विकास के मॉडल के बारे में जो परिचय हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन से पहला व्यवहारिक परिचय हुआ, मुझे लगता है उससे ये चेंज आने लगा, सोच का चेंज आने लगा। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो ये सुनील जी, डॉक्टर सुनील, आप म्यूट जी है। जी 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 कामिनी जी, आपका टिस के अनुभव जो हैं जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन और उसके अलावा, तो वो अनुभव आपके क्या रहे? और उससे आपने जो कहा कि जीवन दृष्टि में कुछ अंतर आया, तो कुछ तो आपने बताया है, लेकिन उसका और अगर आप विस्तार करना चाहें, नहीं तो हम लोग उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि टिस्का आपके जो फ्रेंड्स थे, जो आपके साथी थे, जो आपके टीचर्स थे, उनके बारे में भी अगर आप कुछ शेयर करें। तो टिस में बहुत अच्छे टीचर्स मिले, क्लासमेट्स के संग भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सब सिर्फ बीए करके सीधे नहीं आते थे एमए में। तो कई थे जिन्होंने कुछ किया था असल जिंदगी में निकल करके, और फिर उन्हें रुचि आई कि नहीं वापस जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो एक तो उम्र के अलग अलग उम्र के लोग भी मिले, और ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने असल में समाज को बदलने या उसमें परिवर्तन लाने में काम किया था। तो एक तो ये बहुत अच्छा था। पर मैं अभी भी फील करती हूँ कि क्लासरूम से ज्यादा क्लासरूम के बाहर की शिक्षा मीनिंग लाई। तो एक चीज जो मुझे काफी ध्यान जाती थी वो ये थी कि एक फिजिकल जगह थी जहाँ हम लोग बैठते थे, बातचीत करते थे। तो वहाँ अनुराग भाई काफी आया करते थे, वो श्रमिक आदिवासी संगठन के थे बैतूल जिला के, और वो बातचीत करते थे। तो होता ये था कि शायद उस समय शमीम जो उनकी पार्टनर भी हैं, और उस समय वो टिस में शायद पढ़ रही थी, पीएचडी कर रही थी। तो वो इस वजह से कई बार आते थे मतलब। तो मुझे याद है कि वो पहले ही सेमेस्टर में वो बहुत सवाल हो गए, मतलब अच्छा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, नर्मदा में क्या हुआ, तवा में क्या हुआ। और एक बार उन्होंने, मुझे लगता है कि वो नवंबर में दिवाली आने वाली थी, तो उन्होंने कहा ये सवालों के जवाब यहाँ बैठ के नहीं आएंगे, आप लोग चलिए मेरे साथ, मतलब चलिए और वहां जाकर खुद के लिए देख लीजिए। तो हम लोग 11-12 स्टूडेंट्स पहली छुट्टी में एमए की घर जाने की जगह उनके साथ चले गए, और 11-12 स्टूडेंट्स थे, तो काफी रुचि थी। और ये क्लासरूम के बाहर था, क्योंकि वैसे भी प्लेसमेंट होता था, वैसे भी आप किसी संस्था में जाते थे, तो ऐसा नहीं था कि आप ये कर नहीं रहे थे। पर ये विकास की वैकल्पिक व्यवस्था की जो बातचीत थी, उसको आगे बढ़ाने में वो काफी मदद किया। फिर जो हम लोग वहां घूमे 10 दिन, उसने काफी बदलाव लाया। एक तो वो नर्मदा का पूरा डूब क्षेत्र देखना, मुझे लगता है कि कोई बड़ी रैली भी थी। हालांकि उस समय तक मूवमेंट शायद उतना प्रखर नहीं रह गया था, मगर फिर भी हमारे जैसे लोगों के लिए जो क्लासरूम में ये बातें कर रहे थे और एनजीओज में जा रहे थे, उनके लिए वो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपोजर हुआ। और तब लगा था कि वापस लौटेंगे, तो शायद वो बहुत स्पेशल था। क्लासरूम में भी मेरा पहली बार परिचय हुआ कि आप जैसे उस समय तक पढ़ ही लिया था, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ लिया था, उससे इंस्पायर्ड थे, और हमें ये आइडिया बहुत बढ़िया लग रहा था कि आप थर्ड क्लास में ट्रैवल करिए और देखिए कितनी खराब जिंदगी है, तो प्रशासन को बोलिए कि भाई बहुत बुरी हालत है, ठीक करेगी। तो ये सब हमको बहुत अपील करने लगा, डी क्लासिंग का पूरा आइडिया। मगर उस टिस था जिसने हमको पहली बार कहा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, उनको भी थोड़ा पढ़िए। तो हमको लगता है कि वो भी बहुत मदद किया। तो वो पहली बार था कि वो पूरा संकलन उनकी राइटिंग्स का हम लिए, कोशिश की। अब ये नहीं कह सकते कि हम बहुत परिपक्व होते और हमने सारा पढ़ लिया और समझ लिया, बल्कि कई किताबें जो आज हमको बहुत इंस्पायर करती है वो हमने उठाई थी टिस में, शायद पढ़ी भी थी मगर हमें पल्ले नहीं पड़ी थी। जैसे उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे दिमाग में रहता है वो है पॉलो फ्रेरी की
पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। अब आज आप कहें तो मुझे लगता है कि अरे यही तो है, मतलब यही तो सार है बदलाव का, कि ऑर्गेनिक लीडरशिप हो। तो मैं एक्चुअली एक चीज कहना चाहती हूँ, जब आपने शुरू किया था आनंद चाचा, तो आपने कहा था कि नेतृत्व प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं। मुझे मालूम नहीं, मतलब नेतृत्व प्रदान करना तो क्या ही कर सकते, पर नेतृत्व निर्माण जरूर होता है साथ काम करने से, खुद का भी और साथियों का भी। तो वो एक चीज जो मुझे लगता है अभी फ्रेरी की अब समझ आती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जी, उसके आगे टिस के अंदर जो कुछ भी आपने जाना सीखा, उसके आगे आपने क्या किया? तो जैसा कि मतलब हम कुछ मामलों में काफी एक ढर्रे सोचते थे। तो जब हमने पहली दिवाली वहां बिताई, मुझे याद नहीं है वो कौन सा शहर है, पर वो मध्य प्रदेश में, और वहां पर पहली दिवाली में ये था कि हम लोग जहाँ गेस्ट हाउस में थे वहां बहुत लाइट थी, बगल में शहर दिख रहा था, वहां बहुत लाइट थी, मगर जो वैली थी जिसको डुबो करके बिजली लाई जा रही थी, वो बिल्कुल अंधेरे में पड़ी हुई थी। तो वो जो एक उस समय मन में हुआ कि नहीं यहाँ लौटना है, वो हमने करने की कोशिश की। हम श्रमिक आदिवासी संगठन लौटे, बहुत लंबा नहीं रहे, बल्कि बहुत बहुत कम समय रहे, 6 महीने ही मुझे लगता है मैंने कॉलेज के बाद वहां पर दिया। वहां पर एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का टिस का प्रोग्राम चलता था और संगठन में वॉलंटियर करते थे, तो आधा आधा समय बांट करके दोनों चीजें चलती थी। वो हमने किया, वो रास्ता फिर वो रास्ता खुलता गया, क्योंकि मुझे याद है जब टिस से निकले थे तो जैसे होता है सब, प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट, आप नौकरी खोजते हैं, तो वो एक मौका था कि हम उधर एनजीओ सेक्टर की किसी स्थापित एनजीओ में जा सकते थे। पर वो एक निर्णय था जिसने हमको बिल्कुल अलग रास्ते पर भेज दिया। उसके बाद वहाँ सुनील भाई से परिचय हुआ, समाजवादी विचारधारा से परिचय हुआ, और उससे फिर कई अलग तरह का रास्ता ही बन गया। मतलब जैसे कि हमको ऐसा लगता है कि सुंदर समाज की एक सपना था, और वो बने, उसमें मेरी क्या भूमिका होगी, उसमें मुझे काफी रुचि थी, पर वो रास्ता कौन सा होगा वहां से डिफाइन होने लगा। तो ये शाहपुर में जाके रहना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। और उसके बाद फिर जब वहां से मैंने तय किया कि मैं निकलूंगी, तो मैं राजस्थान अरुणा जी के पास गई, और वो भी चांस था, एक बैचमेट थी और वो काम कर रही थी जयपुर में। तो उसने कहा कि अरे अरुणा जी किसी को खोज रही हैं जो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मदद कर दे, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो उसमें मुझे आरटीआई भी बहुत पता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मतलब कुछ करना है, दिल्ली नहीं लौटना है, तो क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाना है, तो ये आइडिया अच्छा लगा, तो मैं वहां गई और फिर तो बढ़ते उसी रास्ते से आगे बढ़ते गए। तो आप राजस्थान के जो उनका अरुणा रॉय जी के काम के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कितने समय आप वहां रही और फिर उसके आगे की आपकी यात्रा किस दिशा मैं के अंदर वहाँ, बढ़ी? जैसे उस उम्र में होता है, बहुत मतलब आप बहुत स्थिर नहीं हो पाते कहीं पर शायद, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति शायद इस बचपन में इतना स्थिर रहने की कोशिश किए कि उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी शायद थी ही बहुत ज्यादा। तो बहुत सवाल रहते थे, और जिसे मैं पूछती भी रहती थी, तो मतलब बहुत हंसते भी थे वो लोग कि इतने सवाल हमेशा, ये कहाँ से आते हैं टाइप। मगर उनके संग बहुत अच्छा रहा। एक तो क्योंकि एक तो हमारा फोर्टे होता ही था, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी हिंदी अच्छे से आती थी, तो वो भी एक कंफर्ट जोन में काम का एक हिस्सा था, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, लेटर्स निकालने हैं, रिपोर्ट लिखनी है, कम्युनिकेशन में रहना है, जो एक कैंपेन में लगता है एनसीपीआर। मतलब मैं हंसती हूँ कि हम वो लास्ट जनरेशन ऑफ एक्टिविस्ट होंगे जिन्होंने डाक टिकट चाट के साटा होगा लिफाफों पे, और वो सब हो रहा था। तो मगर जो जो मुझे लगता है कि स्थायी रूप से मुझे प्रभावित किया अरुणा और एमकेएसएस के संग काम करने में, वो था कि किस आसानी से डी क्लास हो रहे थे और कितना कम जजमेंट होता था उनका लोगों पे। तो जब मैं गई थी वहां पर, तो मेरे बाल ऐसे ही थे, छोटे बाल थे, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में इस बात पे बड़ा, मतलब कार्यकर्ताओं से बड़ा कमेंट आता था कि अच्छा आप वहां से आते हो ना, आप दिल्ली से हो, आप किससे हो, तो मतलब अब दिल्ली से है तो मतलब माँ बाप चले गए तो क्या करेंगे, दिल्ली से ही हो गया, अब उसको कैसे डिनाई करेंगे।
तो वो जो एक जजमेंट रहता था उसके साथ और पूर्वाग्रह रहता था, वो मैंने कार्यकर्ताओं में भी देखा था। तो एक मतलब बहुत लंबा नहीं, पर वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जब मैं एमकेएसएस के साथियों के संग उठने बैठने लगी तो मतलब ठीक है, गांव की महिलाएं फिर भी पूछती थी कि अरे अभी तक शादी क्यों नहीं की है, या बाल ऐसे क्यों रखते हो, या कुछ पहनते क्यों नहीं हो, बाला चूड़ी ये सब क्यों नहीं है। तो उसमें बड़ा बराबरी से बातचीत होती थी। पर कार्यकर्ता सीनियर साथी कभी इन चीजों पर कमेंट नहीं करते थे और ना उस पर बहुत ज्यादा सवाल करते थे। और सुनीलम जी, आपको विश्वास नहीं होगा, उस दौरान है जब मैंने अपने बाल लंबे किए, क्योंकि मुझे लगा कि अरे चारों तरफ लोग ऐसे हैं, तो हम तो इसी समाज से है ना, हम तो इसी से बात करना चाह रहे हैं। तो तब बहुत अपने से अपने अंदर से वो परिवर्तन की चाह आई। और वो जो एमकेएसएस के साल थे फिर बहुत लंबे नहीं थे, 2 से 3 साल, मुझे लगता है 2.5 साल 2.5-3 साल मिला जुला के एमपी और राजस्थान में मैंने काम किया। और वो बहुत प्रभावित हो रही थी, पर मैं अपने से हो रही थी, किसी के कहने से नहीं। गांधी जी कहते हैं 3rd क्लास चलो, ऐसा नहीं, मेरा मन कहता है कि जानो कि क्या है वो जिंदगी। मतलब वो पहले भी मैं कोशिश कर रही थी, मतलब सुद्धोबाई के संग मुझे याद है, ये बैतूल जिले का एक गांव था, वो रात, मतलब उतनी ठंडी रात या तो फिर से कभी नहीं हुई, या मैं उसके लिए फिर तैयार थी, क्योंकि उस रात सिर्फ एक आग के चारों तरफ पूरी रात, और वो पूरा परिवार सूती कपड़ों में पूरी रात बिता दिया, इतनी ठंड थी। और ओस तो आ ही जाएगी सवेरे, और वो आग भी भाई कितने घंटे जली होगी, मुझे लगता है कि भोर भोर होते वो आग भी नहीं रह गई होगी। और मुझे उन्होंने एक कंबल दिया था, तो मेरे पास कंबल था, फिर भी वो रात मैं कभी नहीं भूली। मतलब उतनी ठंडी रात क्लाइमेट चेंज के बावजूद मुझे लगता है अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब शायद मानसिक तैयारी हो गई है, समझ आ रहा है कि ऐसे ऐसे जीता है हिंदुस्तानी। जी, उसके आगे आप एमकेएस के बाद में आपकी यात्रा किस ओर बढ़ी और आशीष जी से कहाँ मुलाकात हो गई आपकी? आशीष से मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। उसके बाद यही हुआ कि हम एमकेएसएस में काम कर रहे थे, बहुत खुश थे, मतलब आपको लगता था कि बस अब ऐसे ही दुनिया बदलने वाली है, क्रांति होने वाली है। और समाजवादी जन परिषद से संपर्क में रहते थे, तो कभी शिविर में चले गए, कभी कोई मीटिंग हुई तो उसमें आ गए मध्य प्रदेश। क्योंकि मेरा पैशन बच्चों के संग काम करना था, जहां जहां मौका मिलता था मैं वो भी पूछती रहती थी। तो उस दौरान दिगंतर में एक्सपोजर के लिए चले गए, एमकेएसएस फैसिलिटेट भी करता था कि अच्छा रुचि है तो जाओ देखो, तो ऐसे हम वो भी सब भी करते रहते थे। और पर ये भी है कि जैसे उस उम्र में होता है, आपको लोग आकर्षित करते हैं, आपको एक पार्टनर की चाह होती है, घर से भी प्रेशर पड़ता है, पितृसत्ता गायब तो होती नहीं है आपके कुछ ऑल्टरनेटिव निर्णय लेने से। तो शादी का भी प्रेशर पड़ रहा था, बहुत समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या क्या है जो हम करना चाह रहे हैं। हम ये करना चाहते हैं, हम दुनिया बदली हुई देखना चाहते हैं। और सच कहें तो उस समय तो मानते थे कि अपने जीवन काल में देख लेंगे, भले शंकर जी हर रोज खाना बनाते समय साथ बैठ के 10 बार कहते थे कि हमारे जीवन काल में आए या नहीं आए, मगर परिवर्तन आएगा, बेहतर दुनिया होगी। पर हमको तो लगता था कि अपने ही जीवन काल में देख के जाना है। परिवर्तन तो हुआ भी है, देखिए इसको, ये जो हमने पिछले 10 साल में देखा, किसी ने नहीं सोचा था कि हम लोग देखेंगे, मगर गलत दिशा में हो गया। तो खैर, तो हमको लगता, हमको हमको ये सब हो ही, मतलब रोमांटिक इंटरेस्ट आ रहा था। उस दौरान में मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। उनको लगा कि ये ये तो सेट नहीं हो रहा है, ये कुछ एक तो कुछ कर रही है जो माँ को बहुत समझ में नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि भाई ठीक है, तुमने एक्सप्लोर कर लिया, अब जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसमें लौटा जाए। तो कभी कोई बंदिश उस तरह नहीं लगाई कि भाई गांव जाओगी, सुरक्षित रहोगी, नहीं रहोगी, वो मगर वो चिंताएं माँ करती थी। वो आई भी थी शाहपुर मध्य प्रदेश, और काफी रोना धोना हुआ, मगर ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम लौट आओ, कि तुम्हें नहीं करना है ये सब, ऐसा कुछ नहीं। मगर वो उस समय उन्होंने एक मैट्रिमोनियल दे दिया, मुझसे पूछे बिना। वो कहती है कि पिताजी ने भी, बल्कि उनको लगता था कि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, उन्होंने मैट्रिमोनियल टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखा, पिताजी से कहा कि तुम देख लो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ना तो मैं दे रहा हूँ और ना मैं देखूंगा, आपको जो करना है, तुमको जो करना है तुम करो। तो माँ ने वो मैट्रिमोनियल डाल दिया। इंटरेस्टिंगली इधर आशीष के पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी के नहीं है, तो नॉर्मली अगर अरेंज हो रही होती तो कम्युनिटी में खोजा जाता, तो वो नहीं हो रहा था। इधर भी इनके पेरेंट्स भी खोज रहे थे किसी को,
कि भाई बेटा को कोई मिल जाए, और बेटा के अपने रोमांटिक इंटरेस्ट क्या थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम, पर लगता है कि बहुत नहीं थे। तो ये मैट्रिमोनियल्स में माता पिता लोगों ने चिट्ठियां एक्सचेंज की, और फिर उस चिट्ठियों के आधार पे इन्होंने हम दोनों को ईमेल आईडीज दिए कि ईमेल है, अब तुम कर लो। उस समय वो दौर भी अलग था, मतलब वो एक इंटरनेट आ रहा था, आशीष कंप्यूटर इंजीनियर भी था, तो एक यू गॉट मेल करके फिल्म भी आई थी, उसमें बड़ी पॉपुलर हुई थी, ईमेल के ऊपर ही मोहब्बत हुई थी। तो हम लोग का भी कुछ ऐसे ही हुआ, और हम तो इतने अनभिज्ञ थे हिंदी साहित्य से और क्रांतिकारी साहित्य से कि ये पास चेपते गए और हम सोचते गए कि आशीष ने लिखा है। तो खैर, मगर हम दोनों ने उसके बाद तय किया कि अब देखो कौन पैसा बर्बाद करे और कौन समय बर्बाद करे, तुम अमेरिका में हो, हम तिलोनिया में हैं, देवडोंगरी में हैं, तो ऐसा करते हैं कि मिलेंगे तो शादी के लिए मिल लेंगे। तो बोला ठीक है। तो हम लोगों ने शादी से 2-3 दिन पहले ही हम लोग की मुलाकात हुई, मगर आइडियाज के स्तर पे हमें लगता है कि हम दोनों, मतलब अचानक कोई ऐसा मिल गया जो बिल्कुल ऐसे सोच रहा था कि हाँ मुझे भी यही करना है, और मैं तो कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत ही अच्छा है कोई ऐसे सॉलिडली हो साथ में जो भी एक दुनिया बदलने में विश्वास रखे और करे। तो मेरा तो यही था कि ये होगा, और कुछ दोस्तों ने कहा भी, साथियों ने कहा कि, एक साथी ने कहा, हम उम्री थे वो भी, उन्होंने कहा कि अरे अगर वो नहीं लौटा अमेरिका से, तुमने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं लौटेगा, हम लौट आएंगे, फिर अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। पर हाँ मतलब अगर कोई ये सुने सचमुच, तो मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ा रिस्क था, अब समझ आता है, बट वही फिर युवावस्था में ऐसे रिस्क इंसान नहीं लेगा तो कब लेगा। तो बहुत अच्छा वर्कआउट किया। उसके बाद हम बहुत अच्छी सुगृहिणी की तरह यूएस में रहे 2-3 साल, मगर उस दौरान अच्छी सुगृहिणी तो नहीं, मगर मतलब बेसिकली आशीष काम करता था और हम घर का काम देखते थे और वॉलंटियर करते थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। और यूएस का एक्सपोजर मुझे लगता है बहुत बड़ा आई ओपनर था, मतलब इतनी सरलता से बराबरी, इज्जत। फिर मुझे लगा जैसे रेलवे कॉलोनी में लौट गए, मतलब आपका प्लम्बर आएगा या आपका इलेक्ट्रिशियन है तो उसको उतनी ही इज्जत। और ये मैं बिल्कुल कैपिटलिज्म के गढ़ में थी, तो मुझे तब तक ये आइडियाज तो समझ आने लगे थे ना कि एक ये समाजवादी व्यवस्था नहीं है और एक पूंजीवाद जिसके खिलाफ हम लड़ना चाहते, पर वो पूंजीवाद वो डिग्निटी दे पा रहा था जो आज मैं अपने समाज में देख रही थी कि बिल्कुल नहीं, मतलब किसी स्तर पे नहीं। पर अब मुझे समझ आता है, और कुछ कुछ उस समय भी आ रहा था, क्योंकि जब हम समाजवादी जन परिषद में जाते थे तो आइडिया ऑफ इंटरनल कॉलोनीज था। तो ये इंटरनल कॉलोनीज जैसे कलकत्ता की कॉलोनी, उसके आसपास के इलाके और दिल्ली के आसपास के इलाके, और ये सब हमको थोड़ा थोड़ा दिमाग में था। पर अब जब हम ये, और हम बहुत हाल में पढ़ रहे हैं कि लोहिया ने एक लेख लिखा था जो उस समय में काफी चर्चित था कि इकोनॉमिक्स बियॉन्ड मार्क्स, मार्क्स के आगे, तो अर्थव्यवस्था मार्क्स के आगे। तब मुझे समझ आया कि अच्छा हाँ ये है, ये एक पूंजीवादी व्यवस्था है, और हम जो देख रहे थे जो इंडिग्निटी या इज्जत का अभाव, वो एक्चुअली इस व्यवस्था से आ रहा था। तो अमेरिका में जो हो पा रहा है वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे जैसे देश उनके उपनिवेश है, और वो एक्सप्लॉइटेशन के आधार पे एक व्यवस्था। मगर हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा एक्सपोजर था कि ये दुनिया संभव है कि आप इज्जत से रहें सब लोग। तो ये कोई मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। तो आप उसकी कैसे तुलना आप कर रही थी? आपने बताया, आपने डिग्निटी का सवाल तो आपने बताया, और बाद में आपको उसका क्या विश्लेषण आपको समझ में आया? क्योंकि फिर अभी एक तो आपकी अररिया की यात्रा भी है, तो अररिया आप कैसे पहुंची, ये भी एक सवाल है। लेकिन यूएस का जो आपका अनुभव था, जहां पर मतलब एक डिग्निटी, लेबर का जो डिग्निटी थी, और यहाँ पर जो लेबर के साथ में एक किस्म का जो गुलामी थी और बड़ा भारी का एक्सप्लॉयटेशन था, तो उसको आपने किस तरीके से समझा? मतलब मैं थ्योरेटिकली भी उसके आपसे जानना चाहता हूँ, और आपका जो अनुभव के आधार पर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया के अंदर जितने पूंजीवादी मुल्क हैं, या जैसे अब कनाडा जैसे जो देश हैं जहां पर की शिक्षा निःशुल्क है ना, जहां पर चिकित्सा निःशुल्क है अपने सिटीजन्स के लिए, और वो पूरा का पूरा पूंजीवादी मुल्क है। हमारे देश के अंदर जो वेलफेयर स्टेट है, और वहां पर स्थिति ये है कि पूरा सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, और वो जो निःशुल्क वाली स्थिति थी वो लगभग खत्म हो चुकी है।
तो ये इसको आप किस तरीके से आपने देखा, समझा, क्या इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब मुझे लगता है कि दो चीजें एक तो हमको समझ आने लगी थी और उस समय आई या नहीं, मगर अब इन रेट्रोस्पेक्ट देखकर ही ना इंसान बात करता है। तो एक तो कि जाति व्यवस्था और सामंतवाद, तो एक है कैपिटलिज्म और एक ये सब भी था। तो ये जो असर था वो एक तो हमारे यहाँ बहुत दिखता था, जो वहाँ इतना समझ नहीं आया था इंडिया में जब रह रहे थे, कि जाति व्यवस्था एक्चुअली मूल रूप से तो असम्मान पर आधारित है ना। मतलब आप सिर्फ गरीब है ये काफी नहीं है, आपको ऑस्ट्रसाइज कर रहे हैं, और वो सोशली है। तो अगर आप इकोनॉमिकली कुछ कदम आगे भी बढ़ गए तो भी हम उसी की बात करते रहेंगे कि भाई जन्म कहाँ हुआ था, ओरिजिन कहाँ है। और जो छोटी छोटी चीजें, खैर एक तो ये ब्रॉडली समझ आ रहा था, और जो मैंने पहले अपनी बातचीत में कहा कि इकोनॉमिक्स भी समझ आ रही थी कि ओ अच्छा, इसलिए जब हम इंडिया में थे तो वो प्रोटेस्ट हो ही रहे थे, गैट डंकल, वो जोगीरा का वो पूरा गीत, तो ऐसा नहीं था कि उससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ये सच है कि मेरा अपना 3 साल का काम जो हुआ कॉलेज के बाद, वो एक लेवल पर राइट्स बेस्ड था, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी और राइट्स बेस्ड, अब जिस भाषा में हम लोग कहते हैं। मगर ये भी सच है कि हम लोग पर उस लार्जर एफर्ट का हिस्सा थे। जैसे एक वो बहुत बड़ी रामलीला ग्राउंड में रैली हुई थी जिसमें देश भर से लोग इकट्ठे हुए थे वीपी सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसका भी हम हिस्सा थे। तो जो एक न्योलिबरलिज्म का प्रभाव हमारे देश पे पड़ रहा था, और जो हम एक कॉलोनी बने थे ये कॉलोनाइजिंग मुल्कों की, वो बात समझ में आ रही थी। बट हाँ, जैसा मैंने कहा, डे टू डे लिविंग में चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो लेबर की डिग्निटी हो, चाहे वो पितृसत्ता हो, वो दिखता था कि रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा आदर सूचक है जिंदगी, जो हमारे देश में मार्जिनलाइज्ड की नहीं हो पा रही थी। और बस मतलब ये एक मोटी समझ बनने लगी थी, मतलब और फ्रुक्टिफाई होने लगी, और मजबूत तरह से हमारे दिमाग में सेट होने लगी थी। जब हम इंडिया लौटे तो 3 साल बाद, जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि भाई 2 साल एक्चुअली हम लोगों ने कहा था, पर 3 साल लगा मुझे लौटने में। तो इनिशियली रास्ता अररिया का कैसे मिला, वो ये था कि बिहार लौटेंगे ऐसा तय किया था। तो इसमें भी मेरा एक इंटरेस्टिंग अनुभव था। तो मैंने आपसे कहा, हम तो शुरू किए थे ना कि हम 3 पीढ़ी से नौकरियां करते आ रहे थे, लोग शहरों में रहते आ रहे थे। तो जब हम टिस गए तो ये वैकल्पिक विकास वगैरह की बात, और असल हिंदुस्तान तो गांव में रहता है, ये सबसे प्रभावित थे और गांव में काम करना शुरू किए। तो ये जो 3 साल का अनुभव था, जब लौटे तो ये तो हमें क्लियर था कि हमें ग्रामीण इलाकों में काम करना है और लोगों के जितना नजदीक रह सकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार हम रहने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो जब हम टिस में थे तो हमें लगा कि भाई अब अपना गांव खोजें। तो अपना गांव उस तरह से नहीं, मगर एक स्टडी के दौरान हमें मौका मिला कि हम किसी गांव में जाकर के अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम यूपी जाएंगे, हमारा परिवार यूपी से आता है, और हम एक पासी समाज के गांव में रहे। और मैं आपसे कह सकती हूँ, मैं कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई उससे, भाषा तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि शहरी हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति की तरह मैं जो भाषा बोल रही थी वो भाषा वो नहीं थी जो गाँव में चल रही थी। मैं प्रिवेसी के आइडियाज से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। उस दिन बैग रखा और लौट कर जब तक शाम तक आए, बच्चों ने सब खोल के देख लिया, चेक कर लिया। तो हम कह रहे हैं कि बहुत चीजें जो मैं सोचती थी मेरी रूट्स हैं, वो रूट्स कहीं थी ही नहीं। और अब तो मैं स्वीकार भी करती हूँ कि आपकी रूट वहां होती है जहां आपका विकास होता है, जहां बड़े होते हैं और जहां से आप सीखते हैं। तो वो रूट्स थोड़ी फैली होंगी, मगर वो रूट्स यूपी के गांव में मुझे नहीं मिली। तो जब आशीष ने कहा कि वो, क्योंकि वो गांव में काफी आता जाता रहा, हालांकि वो भी पटना में, पढ़ाई उसकी पटना में हुई, तो मेरा ये मानना था कि हाँ, मैं तो कहीं भी जाने को तैयार हूँ देश में। अगर तुमको लगता है कि हम लोग बिहार लौट सकते तो बहुत ही अच्छा। और तब इम्प्रेशन भी ये था ना कि बिहार के बड़े खराब हालात हैं। हम गए भी थे एक बार, एकता परिषद का कुछ हुआ था तो एमकेएसएस के साथियों के संग गए थे। तो ये इम्प्रेशन तो मेरा भी था कि भाई काफी खराब हालात हैं वहां पर, और चीजें बदलेंगी तो बहुत ही अच्छा है, आप वीकेस्ट लिंक से अपने देश के शुरू कर लेंगे। तो इस तरह बिहार लौटने का तो गिवन निर्णय था। अररिया जाने की वजह ये हुई थी कि एक उस समय प्रोफेसर जॉन ड्रेस और उनकी एक टीम थी इलाहाबाद में, वो एक सर्वे कर रही थी नरेगा पर। तो वो सर्वे के दौरान ये हुआ कि 2 जगहों पे जाना है, उसमें एक अररिया थी, और अररिया के साथियों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो जब वो सर्वे खत्म हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो उनका कहना था कि अब क्या, मतलब ये सब तो हम जानते थे ना कि नरेगा के हालात खराब हैं और बहुत गरीबी है,
तो आप ये कहने के लिए अगर इतनी मेहनत की है तो फिर फायदा क्या हुआ? तो फिर वहां पर एक अभियान बना था, तो उस तरह मैं रह गई। और क्योंकि पटना नजदीक भी था तो मेरा वहां रहना, वीकेंड्स पे आ जाना। आशीष इस बीच में पटना में नौकरी करने लगा, ये पढ़ाने लगा, तो वो बहुत स्वाभाविक तरह से हो गया। आप म्यूट पर हैं सुनील। अररिया का अनुभव आपका क्या रहा? वो जो सुंदर समाज बनाने का जो आपका सपना, जिस सपने को लेकर के आपने शुरुआत की, वो सपना कितना आगे बढ़ा? कितने साल हो गए हैं आपको अररिया में काम करते हुए, और उस दिशा में 16 साल क्या हो गए। प्रोग्रेस आप देखते हैं? 16 साल, तो आप क्या प्रोग्रेस देखते हैं उस दिशा में? और ये जो आप एक अंडरस्टैंडिंग की लेवल पे ये बात है कि आपकी एक उम्र है, और ये जिसे कहते हैं आप सृष्टि है, ये हजारों साल की है, उसके अंदर आप अपने एक रोल है आपका, उस रोल को आप करके आप जा रहे हैं, वो रोल आपने एक अपना तय किया है, तो उसको कितना आगे आप ले जाने में अपने आप को, मतलब सफलता वाला, मैं केवल वैसे मार्केट के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो है अपने सपने के हिसाब से कितना आप मानती हैं कि आप आगे बढ़ पाई हैं या बढ़ा पाई हैं उस सपने को, या उस तो सपने को देखने हमको लगता वाले है कि कितने एक और लोग ये पैदा कर पाए? जी। नहीं, एक तो ये है कि सपना काफी हद तक पूरा भी हुआ है। ये कहना कि वो कोई एक चीज है अंत में जो चाहिए, वो तरीका देखने का बदला ओवर द इयर्स। मतलब 24 साल हो गए निकले हुए आखिरी शैक्षणिक संस्थान से। इस 24 साल में ये तरीका देखने का बदला मेरा। दूसरा ये है कि बहुत अच्छी चीज अरुणा जी ने मुझसे, और कुछ साल पहले ही एक्सचेंज उनसे हुआ, मैं उनसे लगातार संपर्क में रहती हूँ, तो उन्होंने एडवर्ड गुलियानो का, जिसको बहुत कोट करती हैं और जगह भी, वो कहती हैं कि वो किसी ने, पत्रकार ने उससे पूछा कि आप जो ये बराबरी की बात करते हैं, ये बराबरी आधारित समाज कभी होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि आप क्षितिज देखते हैं तो चाह होती है ना होराइजन तक जाने की, तो आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर आप जितना उसकी तरफ बढ़ते हैं वो उतना दूर आपसे जाता है, पर क्या आप रुक जाते हैं? नहीं, क्योंकि उस यात्रा में एक सुख की अनुभूति है, जिसका भी अपना एक महत्व है। तो एक तो वो वे ऑफ थिंकिंग भी थोड़ा बदला है। रोजमर्रा में बहुत बदलाव देखिए। जैसे मैं आपको साधारण चीज कहती हूँ, अपना व्यक्तिगत, बिकॉज पर्सनल इज पॉलिटिकल, मतलब हम भी तो नारीवाद भी सोच से आते हैं, आप भी आते हैं, मगर हम कह रहे हैं कि तो नारीवाद, ये इसका एक बड़ा स्लोगन है ना कि जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक भी है, तो द पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो उस दृष्टि से हम सोचते हैं कि ये किस्से सब जो हम बोलते हैं अपने व्यक्तिगत, वो भी हमको लगता है ठीक ही है, फिट करते हैं। तो जैसे हम 15 साल MKSS के समय से 15 साल मेरे बाल लंबे थे, और कई लोग तो पहचानते भी नहीं है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अब जो है हूँ, और जो जानते हैं उससे पहले के दिनों से वो कहते हैं कि ऐसे ही तो जानते थे तुमको। तो वो मजेदार है मेरे लिए। मगर जब कुछ साल अररिया में जन जागरण शक्ति संगठन में, साथ आंदोलनों में, काम में, संगठन निर्माण में रही, और मैंने तय किया कि नहीं, अब मैं जो हूँ मैं हूँ। और मैंने बाल अपने जब काटे तो मुझे याद है कि JJSS ने मुझे बिल्कुल स्वीकार किया, कोई सवाल नहीं उठा कि क्यों काटे, क्या हुआ। मतलब वो भी एक तरह की प्रताड़ना ही है कि आप पूछते रहे, भाई एक छोटा सा व्यक्तिगत निर्णय है, और उसको सहजता से JJSS के साथियों ने, मुझे तो लगता है वो भी बहुत बड़ा बदलाव है। तो कई बार, और पहले मैं नहीं समझती थी, जब माई लाइफ इज अ रेवोल्यूशन, मतलब मैं हूँ यही अपने में क्रांति है, क्योंकि मैं नहीं भी हो सकती थी, मैं मारी जा सकती थी अपने जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, ऐसा भी एक नारा है ना। तो वो भी मुझे समझ आने लगा कि हाँ भाई, आप हैं, और आपकी परिस्थिति बेहतर हुई है, ये अपने में भी तो एक तरह की क्रांति है। और वो जो बदलाव देखे मैंने, जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि जब हमने काम शुरू किया तो हम एंटाइटलमेंट्स पे काम करते थे, जैसे कि नरेगा में लोगों को काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सरकार ने कहा कि हम PDS में राशन देते हैं, तो उनको जो कहती है सरकार, ये नहीं कि सरकार इसमें चीनी जोड़े और तेल जोड़े, मगर जो कहती है वो कर रही है या नहीं, ये देखने से शुरू किया।
पर धीरे धीरे उसी में जाति की समझ, वर्ग की समझ, लिंग की समझ, यौनिकता की समझ, वो सब जुड़ता गया। तो वो लेंसेज लगते गए। वो चश्मा की टेस्टिंग होती है तो वो लगाते हैं ना कि किससे सबसे अच्छा दिखेगा आपको, वैसे ही एक के बाद एक लेंस जुड़ता गया। और वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, वो हम कुछ तथाकथित नेतृत्व वाले लोगों का नहीं था। तो आज ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो ये लेंसेज लगा के काम करते हैं और उनको वो चीजें दिखती हैं कि ये इसलिए हो रहा है, ये व्यवस्था ऐसी है। तो उसको बहुत ज्यादा, एक तो पर्सनल एक्रीमनी जिसे कहते हैं ना, कि अपना रोज का एक तरह की बिटरनेस आ गई आप में और सिनिसिज्म आ गया, उससे बच पाते हैं हम लोग। कभी ऐसे हाँ हाला कह दिया कि भाई वाह वो नहीं हुआ जो हम सोचते थे, वो एक अलग बात है। पर एक कांस्टेंट फीलिंग ये है कि बहुत कुछ बदला है। वो व्यक्तिगत भी बदला और वो सामूहिक रूप से भी बदला। एक नई पीढ़ी है। मैं तो खूब हंसती हूँ, जैसे अब मैं पिछले कुछ सालों से जेजेएसएस में संगठन करता नहीं हूँ रोजमर्रा की, जेजेएसएस की फाउंडिंग मेंबर हूँ, मगर एडवाइजर हूँ, मगर रोजमर्रा का काम नहीं करती हूँ। तो अब मैं बच्चों के संग काम करती हूँ। हमारी मोसमात बुधिया जीवनशाला है, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है यूनियन से, और उसमें बच्चों के संग ज्यादा फोकस करती हूँ। तो 3-3 पीढ़ी सामने दिखती है। वो बच्चे बच्चियां जो जीवनशाला में पढ़ रहे हैं, जो बचपन से उस सोच को एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे हम शायद 10 साल की उम्र में दिल्ली आए तो हमें मिली वो मौका मिला देखने का इन नजरिए से। उनके माता पिता हैं जो हो सकता है कि उन्होंने जेजेएसएस में इन्वॉल्व हुए क्योंकि उनके माता पिता इन्वॉल्व थे। मतलब 15-20 साल इतना लंबा समय होता है कि 3 पीढ़ियां हमें सामने सामने दिखती हैं संगठनकर्ताओं की, जो हम लोग 31 साल की उम्र में एक दूसरे से मिले और काम किए। उसके बाद उनके जो बच्चे जो इंटर्नशिप में आए, युवा फेलोशिप में आए, और फिर उनके बच्चे बच्चियां या उनके घर की तीसरी पीढ़ी जो आज जीवनशाला में है। बदलाव तो है। जी तो जी। जो उम्र में मैं जो है जी जी ड्रॉप आउट मैं जो करते है थे। अपनी तरफ से आखिरी मैं अपनी तरफ से आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद तिवारी जी इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि समय बहुत कम, 13 ही मिनट बचा है। तो 2-3 सवाल। एक तो ये कि आपको अपने जीवन में जो एक पब्लिक पर्सनालिटीज हैं उसमें सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया, ये नंबर 1। नंबर 2, कौन सी ऐसी किताब है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। नंबर 3 कि जागरूकता जो है आपको जो लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल है हमारे जैसे लोगों का, क्योंकि हम और आप लोग एक ही लगभग वेवलेंथ के ऊपर हैं, तो कि जागरूकता पैदा करना, कि हम कितने लोगों को हम खड़ा कर पाए या जागरूक कर पाए, ये इस विचार के साथ में कि एक बेहतर दुनिया बनानी है, एक सुंदर दुनिया बनानी है, या ये जो समाज की विकृतियां हैं जो है उसको खत्म करने के लिए काम करना है। मतलब ये जो है तो उस दृष्टि से भी पूरे अररिया में या पूरा उस इलाके में जहां पर आप काम करती हैं, उसको आप कितना आगे बढ़ा हुआ देखती है कि जब आप 16 साल पहले आए थे और अब आज, कि अगर कोई भी इनजस्टिस होता है तो वो लोग अपने स्तर के ऊपर खड़े होते हैं, वो लोग उसे गलत मानते हैं, वो उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। मतलब ये सब बातों को लेकर के तो आपकी टिप्पणी, और फिर उसके बाद में तिवारी जी कंटिन्यू करेंगे जो बचेंगे 10 मिनट। जी। तो एक कोई व्यक्तित्व सुनीलम जी वो नहीं है असल में। एक कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो वो अभी जीवित हैं और वो नहीं भी हैं दुनिया में, जो मुझे प्रेरित करते हैं। और मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, और उनमें से कई लोगों के नाम इस पूरी बातचीत में आए भी हैं। किताबों में भी वही हाल है। कोई एक किताब, मतलब ऐसे तो मैं कह सकती हूँ कि संविधान, मगर वो बुनियाद हो सकती है काम की। और इंस्पिरेशन के टर्म्स में मुझे लगता है कि कई किताबें हैं और उनके बारे में बात करना काफी पसंद करती हूँ। वो शिक्षा से जुड़ी हुई है, जैसे गिजू भाई बधेका की दिवा स्वप्न। और वो आइडिया कि आप, जो 5 की लाइन है ना कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, वो जो सपना दिखा सकती है वो किताबें। उनमें एक तो दिवा स्वप्न है मेरे दिमाग में, एक पॉलो फ्रेरी की मैंने कहा पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड है। लंदन में या
इंग्लैंड में कोई स्कूल है समर हिल नाम का, उसके एक्सपेरिमेंट्स पे जो किताब है, एक किताब है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके एकलव्य ने छापी है, और वो बहुत सालों, मुझे लगता है कि कई दशकों से हमारे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। वो है लेटर टू अ टीचर, टीचर के नाम एक पत्र, स्कूल ऑफ बारबियाना। ये इटली के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का है जो स्कूल में पढ़ नहीं पाए और वो वहां से निकल गए, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना पुश आउट, कि उनको निकाल दिया स्कूल से, मतलब निकाला तो नहीं पर वो ड्रॉप आउट हो गए। मगर वो स्टूडेंट्स को एक पादरी, इटालियन पादरी, वर्ल्ड वॉर के दौरान वो पढ़ाता है, वो सीखते हैं और बहुत तेज सीखते हैं, तो वो साल 2 साल में उतना सीख लेते हैं जो मिडिल स्कूल आते, और फिर वो अपनी टीचर जो जिन्होंने उनको मिडिल स्कूल तक पढ़ाया उनके नाम एक चिट्ठी लिखते हैं, और वो बहुत प्रभावशाली रहा। तो ऐसी बहुत सारी किताबें जो शिक्षा के चारों तरफ है, मुझे बहुत प्रभावित की। जीवनियाँ भी हैं, वो बहुत प्रभावित की हैं, और उसमें फिर वो गांधी जी की जीवनी है। एक लेख है डॉक्टर अंबेडकर का जो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा और मुझे सरल भाषा में लगा कि मैं समझ पा रही हूँ, वो है ब्राह्मणवाद की विजय, द ट्रायम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। वो भी बहुत अच्छी एनालिसिस है, तो मुझे लगा कि वो कास्ट ब्रेक करो ऐसा से एक कदम आगे, कि समझो तो कि हो क्या रहा है, ये पूरा चक्कर क्या है, उसको समझ पाओ, क्योंकि ब्राह्मणवाद की बात करेंगे और उसको समझेंगे नहीं कि ये किया क्या गया था, तो वो भी एक तकलीफ है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें, कितने लोग तैयार हैं या क्या हो पाया है पिछले 16 साल में, वो तो मुझे लगता है बहुत लोग तैयार हैं। स्वतःस्फूर्त वो आंदोलन में आएंगे या नहीं आएंगे, वो किसी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नहीं जानती हूँ, पर ये तयशुदा है, ये पक्का है कि यहाँ पर लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। और कई बार जो पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड का कंसेप्ट है कि इफ द ऑप्रेस्ड नो दे आर ऑप्रेस्ड दे विल राइज अप। अगर जो प्रताड़ित है, जो शोषित है, उसको ये एहसास हो कि वो शोषित है, तो वो उठेगा। वो जो एक एहसास है जो जिसकी कमी है होती है हम सब में, मैं एक महिला के तौर पे अपने बारे में भी सोचती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी चीज से लड़ा तो वो इस आइडिया से लड़ा कि पितृसत्ता ने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया, क्योंकि हमें बराबरी से बड़ा किया गया, ये मेरी जिंदगी का एक आधार था। तो उस ठोस नींव को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक समाज है जिसमें पितृसत्ता हावी है। वैसे ही वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के लिए भी सच है, और वो आर्थिक व्यवस्था के लिए भी सच है कि आप एस्पिरेशन आपकी पूंजीवाद से आती है, और उसको पूरे को खारिज कर पाना वो अपने में बहुत बड़ा कदम है। अगर हम वो कर लेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। मुझे लगता है वो करने के लिए लोग तैयार हैं। हमारे काम की अपनी सीमा है, जो मैंने देखा एंटाइटलमेंट्स और अधिकार आधारित काम की, उससे आगे जाने का तरीका ये है कि हम लोग अलग अलग वाद पे बात करें और अपने समय के लिए एक वाद का निर्माण करें, किसी एक वाद में फंसे नहीं। उसकी तरफ काम मुझे लगता है अभी बाकी है। वो काम मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ, वो अभी बहुत बहुत लंबा चलेगा। तो अभी तो क्या कहते हैं, वो अभी तो है ना 30-40 साल तो करेंगे, अभी तो ली अंगड़ाई है जी। अच्छा, आजकल आप जो है एक समाजवादी प्रशिक्षण शिविर आजकल आप लगा रही हैं, उसके बारे में भी कभी बीच में आप बताइएगा। तिवारी जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, हमें कह रहे थे कि अब कामायनी सबसे आदर्श सपना है बेहतर दुनिया बनानी है, और बेहतर दुनिया बनाने के लिए जो सब चीजें हैं कि भाई सब कुछ तो सत्ता से होता है, सत्ता मतलब सरकार से होता है, सत्ता परिवर्तन उसके लिए करना पड़ेगा। जो सत्ता बेहतर दुनिया नहीं बना पा रही है, हमारे हिसाब से बेहतर दुनिया नहीं बना पा रही है। बेहतर दुनिया की 2-3 परिभाषा, एक तो यह है कि बेहतर दुनिया में हम खुद चले जाए, उसके हम अनुभव अपने आप ढाल लें, या हम जिस तरीके की दुनिया हम सोच रहे हैं क्या वो दुनिया क्षितिज के पार है, उस चक्कर में हम आगे बढ़ते चले जाएं। और एक दुनिया है कि ये जो दुनिया है, इसी दुनिया को हम ऐसा बदल दें कि ये बेहतर दुनिया हो जाए, हमारे सपनों की दुनिया हो जाए। इसके लिए 2 रास्ते होते हैं, खास करके मैंने देखा। एक तो सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, और एक है पॉलिटिकल सेक्टर में काम करने वाले राजनीतिक दलों में। अक्सर हम देखते हैं कि एनजीओ सेक्टर के लोगों में और पॉलिटिकल सेक्टर के लोगों में द्वंद रहता है कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर काम कर रहा है। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? और खासकर जबकि हमको मालूम है कि सत्ता में जाने के लिए तो राजनीतिक रूप से ही राजनीतिक दल और ये पॉलिटिकल मूवमेंट ही ज्यादा जरूरी है। कमाई मतलब
मतलब हम तो 3 तरह की धाराएं समझते थे ब्रॉडली, अभी भी मानते हैं। एक है सामाजिक कार्य जो सेवा और निर्माण पर आधारित होता है। एक है आंदोलनात्मक काम जो संगठनकर्ता के रूप में हम लोग करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम गैर पार्टी राजनीति कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम एनबीए के बारे में सोचें, एमकेएसएस के बारे में सोचें, तो हम कहेंगे कि ये गैर पार्टी राजनीति करते हैं, क्योंकि ये सत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसका असर वोट पर भी पड़ता है, पर ये वोट की राजनीति नहीं करते। और तीसरा है वोट की राजनीति, जिसमें पार्टीज हैं। और अब इन तीनों में मुझे लगता है कि कोई बेहतर और कोई कम ऐसा कुछ नहीं। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको अपना व्यक्तिगत रुझान भी देखना चाहिए। जैसे एक समय में मेरे अंदर से आवाज आती थी कि संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और मैं निर्माण के कामों में इसलिए नहीं रुकती थी कि मुझे लगता था कि अगर शिक्षा पर काम करना है तो वो बिना संघर्ष के नहीं हो सकता। और बिहार में मुझे उस समय ऐसा नहीं लगा कि हम लोग जीवनशाला चलाएंगे तो कोई संघर्ष के संग जोड़ पाएंगे। तो हमको लगता है कि संघर्ष और निर्माण साथ साथ, और सत्ता परिवर्तन पे तो समझ बननी ही चाहिए। और वो कैसे होगा, वो कोशिश जारी है कि नॉन पार्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का जो एक द्वंद है, पर वो परस्पर विरोधी नहीं है, ये तो हमको समझ आता है। क्योंकि अभी ही आप देख लीजिए, जो इस चुनाव का अनुभव है वो यही है, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो पार्टी पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं थी, उन्होंने काफी मदद की प्रगतिशील पार्टियों की, या प्रगतिशील न भी कहें तो हम ये कहें कि जो फांसीवादी पार्टियां नहीं थी उनका सहयोग किया। तो ये है, पर हाँ परस्पर विरोधी नहीं है, ये तो हम लोग को मानना पड़ेगा। लेकिन कामानी, हम अक्सर देखते हैं ये जो एनजीओ सेक्टर के लोग हैं या सामाजिक लोग कहते हैं ये तो राजनीति है, राजनीतिक पचड़े में हम नहीं पड़ते हैं। भाई अंततः तो सब कुछ निर्धारण राजनीति से ही होना है, सत्ता से होना है, सरकार से होना है। और सत्ता सरकार के ऊपर हम बाहर से दबाव डाल करके हम क्या करेंगे? उससे बेहतर है कि हम जो तो ये सरकार का अंग बने, हम उसके अंदर लिंक करना है कि नहीं, सरकार सत्ता तो बड़ी खराब चीज है, उसमें जाकर के हम भी बिगड़ जाएंगे। अरे भैया, तुम बिगड़ जाओगे तो फिर आप उनको बैठा दिया करेंगे। आप बार बार सरकार में आप जिसको बैठाते हैं, अगर वो कायदे से काम नहीं कर पा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद उस पर बैठ करके बेहतर काम करें। माहौल का अनुभव हो कि आखिर उसके साथ क्या मजबूरियां होती, आदमी क्यों नहीं कर पाता है। तो क्या इन सारे लोगों को राजनीति में जुड़ करके दो चीजें, एक तो बाहर से दबाव की ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना, और एक ये है कि हमको खुद काम करना, खुद काम करके परिणाम देना। इसमें कौन सा बेहतर समझती है? नहीं, मुझे नहीं लगता चाचा कि एक बेहतर है और एक नहीं है। मुझे लगता है कि सब तरह के काम की जरूरत है, क्योंकि जैसे जयप्रकाश जी हुए या गांधी जी खुद थे, वो वोट पॉलिटिक्स से बाहर रहे। जब वो बाहर, पर वो बहुत पॉलिटिकल थे, और पर वो वोट पॉलिटिक्स के बाहर रहे, उनका अपना एक प्रभाव रहा। उसी तरह संस्थान और संगठनों का भी है। पर हाँ, ये मैं सहमत हूँ कि हमें ये रास्ते कैसे जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ विरोध की राजनीति शुरू होती है, इस पर और सोचने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। क्योंकि अब वो लग्जरी ऑफ टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सोचते ही रह जाएं, तो हमारा काम इससे प्रभावित होगा। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जो गैर पार्टी राजनीति करते हैं और जो पार्टी की राजनीति करते हैं, इस बार उनको बहुत नजदीक से काम करते हम लोगों ने देखा इस चुनाव में, 24 के चुनाव में। क्योंकि फांसीवाद ने जब सांप्रदायिकता राज सत्ता के मुंह से बोलने लगी, तो वो स्वाभाविक जरूरत थी समय की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गैर पार्टी राजनीति की अपनी एक भूमिका नहीं रहेगी, वो रहेगी। हम अपने व्यक्तिगत रुझान से कहीं भी जा सकते हैं, वो तीनों जगह में हम जा सकते हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सेवा अपने में एक जरूरी चीज है और हम वही करने वाले। हमको फर्क नहीं पड़ता कि ये गरीबी कहाँ से आ रही है, पर अगर मुझे आज एक गरीब व्यक्ति मिलेगा जो नहीं खा रहा है, तो मैं उनको लंगर में खाना खिलाना चाहूंगी। तो मेरा व्यक्तिगत रुझान है, ये मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो ठीक है, वो गलत नहीं है।